नमस्कार दोस्तों, आप सभी का अपने YouTube चैनल पर स्वागत है और मैं हूं आपका मित्र नितिन यादव। उम्मीदें बनती हैं बिगड़ती हैं मंजिल को पाने की। उम्मीदें बनती हैं बिगड़ती हैं मंजिल को पाने की, और कोई अपने से आगे बढ़ न पाए, ये आदत है जमाने की। तो आप लोग समझ गए होंगे हम जो कहना चाहते हैं। हमारे कहने वाला बस इतना है कि लोगों के कहने पे मत चलिए कि ये लड़का इतने दिन से पढ़ आया, कोई भी लड़की इतने दिन से पढ़ रही है और उसको अभी तक नौकरी नहीं मिली, तो उन लोगों की बातों पे ध्यान नहीं देना। आपको केवल अपने लक्ष्य पे ध्यान देना है। आप अपनी मेहनत के साथ आगे बढ़ते रहिए और आगे अपनी मेहनत को यानी अपनी मंजिल को पाने की कोशिश करते रहिए, और एक दिन निश्चित रूप से ही आपको अपनी मंजिल जो है मिल जाएगी। इस तरह एक संदीप महेश्वरी का हमारा एक वाक्य है। उन्होंने कहा है कि सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग, सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग, यानी कि सबसे ज़्यादा हम लोगों को डर किससे रहता है कि हम कुछ ऐसा ना कर दे या फिर ऐसा हम ना करें जिससे लोग कहने लगे अरे आप भी ऐसा करने लगे, अरे आप तो बहुत दिन से पढ़ रहे हैं फिर भी नौकरी नहीं लगी। तो इन बातों के चक्कर में ना है, अपनी मेहनत जारी रखिए, सफलता एक दिन निश्चित रूप से मिलेगी। तो हम लोग अपने टॉपिक पे चलते हैं। हम लोग हिंदी भाषा का इतिहास पढ़ रहे हैं और आज हम लोग देखेंगे हिंदी भाषा का प्रादुर्भाव। और एक बात और कि जो हम लोग पढ़ते हैं हिंदी भाषा के अंतर्गत या किसी भी सब्जेक्ट के अंतर्गत, उसके अंतर्गत लास्ट में हम लोग एक क्वेश्चन भी पूछा करेंगे। जैसे हम लोग पहले वीडियो पढ़ा था कि गियासुद्दीन तुगलक के बारे में, तो उस तरह उनसे भी एक संबंधित क्वेश्चन हम लोग वीडियो के अंत में देंगे। तो हम लोग देखते हैं हिंदी भाषा का प्रादुर्भाव। हिंदी हिंदी भाषा का प्रादुर्भाव हिंदी भाषा का प्रादुर्भाव देखते हैं। हिंदी भाषा का प्रादुर्भाव में हम लोग क्या देखेंगे, तो हिंदी भाषा का हमारा प्रादुर्भाव होता है, इसका लिए कह सकते हो विकास, हिंदी का विकास। तो लोग देखते हैं प्राचीन जो हमारी आर्य भाषा थी, प्राचीन आर्य भाषा थी, उसका यानी उसकी अवधि कितनी है, तो प्राचीन आर्य भाषा की हमारी अवधि कितनी है, तो प्राचीन आर्य भाषा, तो प्राचीन आर्य भाषा इसका काल है 1500 ईस्वी पूर्व से 500 ईस्वी, यानी 1500 ईस्वी पूर्व से 500 ईस्वी पूर्व तक हमारा प्राचीन आर्य भाषा का काल होता है। 1500 ईस्वी पूर्व से 500 ईस्वी पूर्व जो है हमारा क्या आर्य भाषा का काल होता है। और इस आर्य भाषा पे हमारे जो है जो आती है संस्कृत भाषा आती है, संस्कृत की बोलचाल की भाषा होती है आर्य भाषा, क्योंकि आर्यों की भाषा कैसी थी, संस्कृत। आर्यों की भाषा थी हमारी संस्कृत। तो आर्यों की हमारी जो भाषा थी वो संस्कृत थी, और संस्कृत में हमारे दो प्रकार से होती है। एक तो हो जाती हमारी वैदिक संस्कृत, एक हो जाती हमारी वैदिक संस्कृत, एक हमारी वैदिक संस्कृत और एक है लौकिक संस्कृत। तो आर्य भाषा का हमारा प्राचीन जो आर्य भाषा है उसकी अवधि क्या है, 1500 ईस्वी पूर्व से 500 ईस्वी पूर्व, और जो है संस्कृत, यानी इस आर्य भाषा की जो आर्यों की जो भाषा थी वो कैसी, तो आर्यों की जो भाषा थी वो हमारी संस्कृत थी। आर्यों की भाषा कैसी, संस्कृत। और संस्कृत में हमारे दो प्रकार होते हैं, वैदिक संस्कृत और लौकिक संस्कृत। तो वैदिक संस्कृत और लौकिक संस्कृत, तो इस तरह हम लोग देखते हैं कि ये दो प्रकार है संस्कृत के। आगे हिंदी भाषा का विकास, हिंदी भाषा का विकास देखते हैं। हिंदी भाषा का विकास कैसे हुआ, यानी सबसे पहले क्या आया, तो हिंदी भाषा के विकास में हम लोग देखेंगे SPPAH, यानी कि कह सकते हो कि संस्कृत सबसे पहले हमारी क्या आई, संस्कृत आई। संस्कृत के बाद फिर हमारी पाली भाषा आई, और पाली भाषा में हम लोग पहले चर्चा कर चुके हैं कि जो पाली भाषा हमारी वो बुद्ध के काल की है, यानी जितने बौद्ध ग्रंथ है, जितने बौद्ध के उपदेश वगैरह है वो सब पाली भाषा पे। पाली के बाद फिर आता है प्राकृत।
प्राकृत भाषा आती है। प्राकृत हमने बात कर ली है कि महावीर स्वामी की जो साहित्य की शैली है वो कैसी, प्राकृत है। इनकी भाषा भाषा जो कैसी थी, प्राकृत थी। तो संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश। अपभ्रंश, अपभ्रंश, अपभ्रंश आती है। अपभ्रंश के बाद हमारा आता है अवहट्ट, 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 अवहट्ट आता है, अवहट्ट। अवहट्ट के बाद आती है हमारी हिंदी। अवहट्ट के बाद क्या आती है, हिंदी। अवहट्ट के बाद आती है हिंदी। तो इस प्रकार हमने देखा कि जो हमारे हिंदी भाषा का क्रम है, जो हमारे हिंदी भाषा का क्रम है तो वो कैसा है। तो सबसे पहले संस्कृत आती है, संस्कृत के बाद पाली आती है, पाली के बाद प्राकृत आती है, प्राकृत के बाद अपभ्रंश आती है, और अपभ्रंश के बाद अवहट्ट आती है, और सबसे अंत में हमारी आती है। यानी कि इस तरह हिंदी का विकास हुआ, संस्कृत से शुरू हुई और हिंदी पे जो है आ गई। यानी कि संस्कृत, संस्कृत के बाद पाली भाषा, जो हमारी पाली भाषा यानी बुद्ध भगवान जो उनकी भाषा है, यानी वो उपदेश देते किस पे, पाली पे। और हमारी प्राकृत, प्राकृत महावीर की भाषा है, जो महावीर उपदेश देते थे महावीर जी, वो हमारे किस पे थे, वो प्राकृत पे थे। फिर उसके बाद अपभ्रंश आती है, अपभ्रंश के बाद फिर हमारी अवहट्ट आती है, अवहट्ट के बाद फिर हमारी क्या आती है, हिंदी। तो इस तरह हमारा जो यानी भाषा क्रम है तो संस्कृत से शुरू होकर हिंदी तक आता है। आगे हम लोग देखते हैं जो हमारा प्राकृत भाषा है, प्राकृत। तो प्राकृत जब भाषा है उसी के अवधि पर जो है कुछ और हमारे जो है और भी आए। जैसे हमारा आता है सौरसेनी, सौरसेनी आता है, पैसाची आता है, ब्राह्मण आता है, महाराष्ट्री आता है, मागधी आता है, अर्धमागधी। तो सौरसेनी, पैसाची, ब्राह्मण, महाराष्ट्री क्या क्या है, जो हमारी प्राकृत भाषा उसी समय बता रहे हैं, उसी अवधि पे, प्राकृत भाषा के अवधि पे क्या था। तो यहाँ पे हमारा ब्राह्मण था, ब्राह्मण, महाराष्ट्री भी इसी समय था, महाराष्ट्री, ब्राह्मण, महाराष्ट्री, और इसी पे क्या था, मागधी था, मागधी था, मागधी था, अर्धमागधी था। इससे में हमारा था क्या, अर्धमागधी था, अर्धमागधी था, अर्धमागधी, अर्धमागधी था। तो ब्राह्मण, महाराष्ट्री, मागधी, और ब्राह्मण, महाराष्ट्री, मागधी और अर्धमागधी, यानी कि इसी तरह का क्रम हुआ था। और सौरसेनी भी आती है, सौरसेनी, सौरसेनी भी होती है, सौरसेनी बाद हमारी पैशासी भी होती है, सौरसेनी, 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 सौरसेनी और पैसाची, पैसाची भी होती है, पैसाची, पैसाची। तो ये जो हमारी सौरसेनी, पैसाची, ब्राह्मण, महाराष्ट्री और मागधी, अर्धमागधी है, ये हमारी प्राकृत के समय के काल की। यानी जब प्राकृत का हमारा विकास हुआ, प्राकृत भाषा का, तभी हमारा किसका हुआ, तभी सौरसेनी का हुआ, और पैसाची का हुआ, ब्राह्मण का हुआ, महाराष्ट्री का हुआ, मागधी का हुआ और अर्धमागधी का हुआ। इस तरह हमारा विकास आगे चलता रहा धीरे धीरे, कि जो हमारा यानी कि कौन सा सौरसेनी है। जैसे हम लोग देखते हैं कुछ भाषाएं हैं, जैसे दिल्ली, दिल्ली की भाषा जो हमारी कैसी, खड़ी बोली के अंतर्गत आती है, खड़ी बोली के अंतर्गत आती है। जैसे हमारा बिहार की साइड है तो मागधी यानी मगही भाषा आती है। अर्धमागधी पे देखेंगे तो हमारा अवध क्षेत्र आता है, अवध क्षेत्र का जो आता है वो अर्धमागधी पे। तो इस तरह धीरे धीरे हमारे भाषाओं का क्या हुआ, धीरे धीरे भाषाओं का विकास होता गया, बढ़ता गया। आगे अगर हम लोग देखें कि अपभ्रंश, हमारा जो अपभ्रंश, अपभ्रंश का काल क्या है, तो अपभ्रंश काल हमारा 500 ईस्वी से 1000 ईस्वी, 500 ईस्वी से 1000। अपभ्रंश हमारा 5000 ईस्वी से 1000, ये अपभ्रंश हमारा। इसका काल क्या है, तो इसका हमारा है 500 ईस्वी से 1000 ईस्वी। अपभ्रंश का हमारा जो अपभ्रंश की जो हमारी अवधि है वो हमारी क्या है, 500 ईस्वी से 1000 ईस्वी, यानी 500 ईस्वी से 1000 ईस्वी तक हमारा अपभ्रंश का काल है। अपभ्रंश और पुरानी हिंदी, अपभ्रंश और पुरानी हिंदी के मध्य का जो काल होता है उसको हम क्या कहते हैं, संक्रांति काल कहते हैं। अपभ्रंश और पुरानी हिंदी, अपभ्रंश, अपभ्रंश और पुरानी हिंदी, अपभ्रंश, अपभ्रंश और पुरानी हिंदी, अपभ्रंश और पुरानी हिंदी, अपभ्रंश और पुरानी हिंदी के, अपभ्रंश और पुरानी हिंदी के बीच का काल, अपभ्रंश और पुरानी हिंदी के बीच का काल जो क्या कहलाता है, संक्रांति काल कहलाता है। बीच का काल, बीच का काल क्या कहलाता है, तो वो कहलाता है संक्रांति काल, संक्रांति काल, संक्रांति काल कहलाता है। अपभ्रंश,
अपभ्रंश और पुरानी हिंदी के जो बीच का काल है, अपभ्रंश और पुरानी हिंदी के जो मध्य यानी मध्य का जो काल है, उस समय को हम लोग क्या कहते हैं, संक्रांति काल कहते हैं। एक हमारे चंद्रधर शर्मा गुलेरी, चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने राजा मुंज को जो है पुरानी हिंदी का प्रथम कवि कहा है। एक हमारे थे चंद्रधर शर्मा गुलेरी, चंद्रधर शर्मा गुलेरी, चंद्रधर शर्मा गुलेरी जो थे उन्होंने राजा मुंज, एक थे राजा मुंज, राजा मुंज को जो है हिंदी का प्रथम कवि कहा है। राजा मुंज को हिंदी का प्रथम कवि कहा है, हिंदी का प्रथम कवि, हिंदी का प्रथम कवि कहा है। तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने जो है राजा मुंज, यानी एक थे हमारे चंद्रधर शर्मा गुलेरी, चंद्रधर शर्मा गुलेरी, उन्होंने क्या किया, राजा मुंज थे, राजा मुंज को पुरानी हिंदी का प्रथम कवि कहा। किसका, पुरानी हिंदी। तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने राजा मुंज को पुरानी हिंदी का कहा। किसका, पुरानी हिंदी का प्रथम कवि। तो इस प्रकार देखते हैं हम लोग कि हमारा जो है हिंदी का विकास कैसे जो कवियों के माध्यम से या किसी भी राजा के माध्यम से इस तरह होता चला गया, आगे बढ़ता चला गया। आगे हम लोग देखते हैं अगर अपभ्रंश जो हमारा अपभ्रंश भाषा है उसको रामचंद्र शुक्ल ने क्या कहा, तो अपभ्रंश भाषा हमारे रामचंद्र शुक्ल जी ने कहा है प्राकृत भाष, प्राकृत भाष। अपभ्रंश को हमारे अपभ्रंश को रामचंद्र शुक्ल जो हमारे एक कवि है या लेखक है, रामचंद्र शुक्ल, अपभ्रंश को रामचंद्र शुक्ल ने क्या कहा, तो अपभ्रंश को रामचंद्र शुक्ल ने कहा प्राकृत भाष, प्राकृत भाष। तो यहाँ से भी क्वेश्चन आते रहते हैं कि बोलो कि बताओ अपभ्रंश को रामचंद्र शुक्ल ने क्या कहा, तो अपभ्रंश को रामचंद्र शुक्ल ने क्या कहा, प्राकृत भाष का। फिर अगर जाए चंद्र यानी पुरानी हिंदी जो हमारे चंद्रधर शर्मा गुलेरी है, उन्होंने जो है किसको पुरानी हिंदी का प्रथम कवि माना है, तो पुरानी हिंदी का प्रथम कवि राजा मुंज को माना है। तो एक जो चंद्रधर शर्मा गुलेरी थे उन्होंने वो बोले पुरानी हिंदी को क्या बोले, पुरानी हिंदी। चंद्रधर शर्मा गुलेरी पुरानी हिंदी बोले, क्या बोले, पुरानी हिंदी। तो पुरानी हिंदी किसने कहा, पुरानी हिंदी किसने कहा, तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी, पुरानी हिंदी इन्होंने कहा था, चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने। और पुरानी हिंदी का कवि भी किसको कहा था, राजा मुंज को, यानी कि चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने राजा मुंज को पुरानी हिंदी का प्रथम कवि माना है। किसको, राजा मुंज को। अपभ्रंश जो हमारे अपभ्रंश में उत्तरकालीन अवस्था जो अपभ्रंश की कहलाती है हमारी क्या, अवट। अपभ्रंश की उत्तरकालीन अवस्था क्या कहलाती है, अवट कहलाती है। अपभ्रंश हमारा जो होता है अपभ्रंश, तो अपभ्रंश की जो हमारी उत्तरकालीन अवस्था होती है, अपभ्रंश की उत्तरकालीन अवस्था जो होती है, अपभ्रंश की उत्तरकालीन अवस्था को हमारे जो है क्या बोला गया है, अपभ्रंश की उत्तरकालीन अवस्था को हमारे बोला गया क्या, अवट। क्या बोला गया, अवट। अपभ्रंश की उत्तरकालीन अवस्था को बोला गया अवट, अवट बोला क्योंकि देखा हमने संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, अवट, हिंदी। धीरे धीरे अब यानी कि बढ़ते हुए संस्कृत के बाद पाली आई, पाली के बाद क्या है, प्राकृत आई, प्राकृत के बाद फिर क्या आया, अपभ्रंश आया, और अपभ्रंश के बाद फिर क्या आया, अवट आया। तो इस तरह धीरे धीरे हमारा बढ़ता हुआ क्रम चला गया। और अपभ्रंश को जो है, अपभ्रंश की जो उत्तरकालीन अवस्था थी, वो क्या कहलाई, वो कहलाई अवट कहलाई। और अवट जो है, अब अवट में जो विद्यापति थे, हमारे कवि है कौन, विद्यापति। उन्होंने क्या किया, उन्होंने कीर्तिलता और कीर्ति पताका की रचना की। अवट के कवि हमारे, अवट के कवि है विद्यापति। अवट के कवि है विद्यापति। कौन है, विद्यापति। तो विद्यापति ने रचना यानी अवट में जो है, अवट भाषा में जो है विद्यापति रचना की किसकी, कीर्तिलता कीर्ति पताका, यानी ये रचनाएं की है विद्यापति ने। किस भाषा पे, तो अवट। तो विद्यापति ने क्या किया, अवट में भाषा पे जो है कीर्तिलता और कीर्ति पताका की रचना की। किस पे, अवट। यानी विद्यापति को कहा जाता है अवट का, यानी कह सकते हो रचनाकार। यानी कि
इन्होंने क्या किया, कीर्तिलता और कीर्ति पताका का रचना की। फिर हमारा जैसे देखा होगा आपने दोहा, यानी दोहा और उसको वैसे बोलते हैं दुआ, मूलतः अपभ्रंश भाषा का छंद। दोहा या दुआ, दोहा या दुआ, तो हमारा जो दोहा या दुआ होता है वो मूलतः जो है अपभ्रंश भाषा का छंद है। दुआ, दुआ, दुआ या दुआ कह सकते हो, या दुआ कहीं कहीं मिलता है। तो दुआ, दोहा और दुआ जो हमारा है वो कैसा है, वो हमारा मूलतः किसका, अपभ्रंश भाषा का है, अपभ्रंश का है, मूलतः अपभ्रंश का है। तो दोहा या दुआ, दोहा या दुआ, यानी कि चाहे दोहा लिखा हो या दुआ, एक बात है। दोहा दुआ मूलतः हमारा अपभ्रंश भाषा का छंद है। दोहा या दुआ मूलतः हमारा कैसा है, अपभ्रंश भाषा, अपभ्रंश भाषा, अपभ्रंश भाषा का छंद, अपभ्रंश भाषा का छंद है। दोहा या दुआ हमारा मूलतः क्या है, अपभ्रंश भाषा का छंद है। तो देखते हैं हम लोग कि यहाँ पे हमारे जो एग्जाम्स होते हैं उसमें क्वेश्चन कैसे आते हैं। तो इस तरह क्वेश्चन बन सकता है कि बताओ आर्यों की जो भाषा थी वो कैसी थी, यानी आर्यों की भाषा वो कैसी थी। तो वहाँ पे ऑप्शन हमारे ये सब हो सकते हैं, संस्कृत, पाली, प्राकृत, बताओ कौन सी थी। तो यहाँ पे हमारी कैसी है, संस्कृत, यानी आर्यों की भाषा हमारी संस्कृत। ये कई बार क्वेश्चन आ भी चुका है कि आर्यों की जो भाषा है वो कैसी थी, या इसका अब इसकी अवधि क्या है। तो 1500 ईस्वी पूर्व से 500 ईस्वी तक, 1500 ईस्वी पूर्व से 500 ईस्वी तक। अब जैसे आज भी क्वेश्चन कई बार आ चुका है एग्जाम्स में कि बताओ महात्मा बुद्ध की या बौद्ध की भाषा कौन सी थी, यानी बौद्धों की भाषा कैसी थी। तो जितने भी महात्मा बुद्ध ने उपदेश दिए लगभग पाली भाषा पे दिए, यानी तो यहाँ से क्वेश्चन आ चुका है, पेपर पे कई बार आ चुका है। तो यहाँ पे कैसी थी, तो पाली भाषा थी। फिर महावीर स्वामी के बारे में आता रहता है पेपर पे, जैसे अभी रेलवे एग्जाम होने हैं या फिर पुलिस का एग्जाम होना है या एसआई का एग्जाम होना है, एसएससी जीडी का एग्जाम होने हैं, तो वहाँ पे इस तरह क्वेश्चन आते रहते हैं कि बताओ प्राकृत भाषा किससे संबंधित है। तो प्राकृत भाषा किससे संबंधित है, महावीर स्वामी से, या महावीर स्वामी जो उपदेश है वो कैसे हैं, वो हमारे प्राकृत के हैं, यानी प्राकृत भाषा पे है। फिर आता है जैसे अवट, यानी कि फिर क्वेश्चन इस तरह भी बन सकता है, बताओ विद्यापति ने जो कीर्ति लता या कीर्ति पताका की रचना किस भाषा पे की। तो अवट भाषा, अवट पे की, किस पे की, अवट भाषा पे की जो है। फिर प्राकृत की, फिर ये भी आ सकता है मतलब प्राकृत का जब हमारा जो उद्भव हुआ, प्राकृत जब शुरू हुई तो समय और कौन सी भाषा तो थी, वो कौन सी थी, सौरसेनी, प्रसरची, ब्राह्मण, महाराष्ट्री, मागधी, अर्धमागधी, इस तरह। फिर ये भी क्वेश्चन आ सकता है हमारा अवट या अपभ्रंश, यानी अपभ्रंश का उत्तरकालीन अवस्था क्या कहते हैं। तो अपभ्रंश की उत्तरकालीन अवस्था कहलाती है और क्या अवट कहलाती है, अवट क्या कहलाती है, अवट। और चंदन शर्मा गुलेरी ने पुरानी हिंदी को क्या कहा, यानी पुरानी हिंदी के जो है प्रथम कवि किसे माना, तो राजा मुंज को माना है। तो इस तरह हमारा आज का ये क्वेश्चन देख लो, आज पुरानी हिंदी के बीच का काल क्या कहलाता है, यानी कि जो अपभ्रंश और पुरानी हिंदी, अपभ्रंश और पुरानी हिंदी के बीच का काल क्या कहलाता है, संक्रांति का। इस तरह भी क्वेश्चन आते हैं, ये भी क्वेश्चन आ चुका है। तो इस तरह लोग जो है हिंदी को धीरे धीरे करके आगे बढ़ाते हुए पूरा हिंदी का इतिहास जानेंगे। और यदि आप सभी को हम लोगों को जो है जितने वीडियो हमारे अपने चैनल पे डाले जा रहे हैं सभी को अगर अच्छे लग रहे हो तो प्लीज़ कृपया करके लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। और वीडियो के ऊपर जो एक वही वीडियो पे लगा होता है बेल आइकॉन, यानी कि घंटी लगी होती है, उसको प्रेस करें। यानी उसको प्रेस करने से क्या होता है कि जैसे कोई भी वीडियो हम लोगों में अपलोड हुआ तो हमारा क्या होगा, वो हमारा जो है वीडियो अपलोड होने पे क्या होगा, आपको तुरंत जो है नोटिफिकेशन आ जाएगी कि इस हमारे चैनल पे जो है कोई भी वीडियो डाला गया। और कमेंट भी कीजिए, क्या करना है कमेंट। जैसे हम लोगों ने अभी पढ़ा था तो वहाँ पे हम लोग जो सीखे थे गयासुद्दीन तुगलक के बारे में बताया था। तो वहाँ पे हमने बताया था कि जो गयासुद्दीन तुगलक एक जो है यानी अभियान से वापस आ रहा था, किसी अभियान से वापस आ रहा था, और उस अभियान से आते समय जो हमारा जूना खां था, जूना खां यानी मोहम्मद बिन तुगलक, जूना खां के द्वारा बनवाया गया जो लकड़ी का महल था उसके नीचे दबकर गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु हो गई। और गयासुद्दीन तुगलक हमारा कैसा था, तुगलक वंश का संस्थापक था। तो फिर ये क्वेश्चन आप लोगों को ये कमेंट करके बताना है कि जो हमारा गयासुद्दीन तुगलक था गयासुद्दीन तुगलक, तो वो जो है जब यानी अभियान से वापस आ रहा था और उसकी लकड़ी के जूना खां द्वारा बनाए गए लकड़ी के महल से मृत्यु हो गई,
तो ये बताना आपको वो किस अभियान से वापस आ रहा था, यानी उस अभियान का नाम बताना है जब हमारा गियासुद्दीन तुगलक अभियान से आते हुए उसकी मृत्यु हो गई थी। जय हिंद दोस्तों, नमस्कार।